तो इट्स मई जून 2024 P12 1 hour 15 minutes का पेपर है कैम्ब्रिज ए लेवल एनएएस। देयर आर 40 एमसीक्यूज इन दिस पेपर। मेक श्योर आपके पास 16 पेजेस हों, कोई भी पेज मिस या मिस प्रिंटिंग ना हो। तो ये पहला पेज हमारे पास आ गया जिसके अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स एंड फॉर्मूला लिखे हुए होते हैं, बट आई ऑलवेज प्रीफर, आपको बोलता हूँ कि डू नॉट रिलाई कंप्लीटली ऑन दीज फॉर्मूलाज क्योंकि ये बहुत कम लिखे हुए होते हैं। सही है ना। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। सही है बेटा। क्वांटिटी विदाउट डायरेक्शन कह सकते हैं, क्वांटिटी विदाउट मैग्नीट्यूड नो, क्वांटिटी डज नॉट रिक्वायर यूनिट नो, क्वांटिटी दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, तो सी आंसर है ना। आगे बढ़ते हैं। द डायग्राम शोज टू क्वांटिटीज एक्स जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 2% एंड वाई जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 4%। डब्ल्यू इज कैलकुलेटेड फ्रॉम एक्स एंड वाई। What? The value of W has a percentage uncertainty of 8%. Okay. What could be the relationship between X, Y and Z? Okay. बेटा आप सुनो, अगर मैं आपको इसको इस तरीके से समझाऊं कि ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चले, तो मेरे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आनी चाहिए 8%। एक्स की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है? 2। और वाई की कितनी है? 4। तो 8% इज नॉट इक्वल टू 6%। ये आंसर नहीं है। सही है। देन 8% 2 नंबर है, तो ये क्या होगा? अगेन परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड होगी, तो क्या होगा बेटा? 2 + 4 अगेन 6% आएगा। दैट इज नॉट इक्वल। सही है। देन 8% परसेंटेज अनसर्टेनिटी एक्स की है हमारे पास कितनी बेटा? 2% प्लस वाई की क्या है? स्क्वायर का फैक्टर तो मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 4, तो क्या हो जाएगा बेटा? 2 4 8, 8 + 2 10। दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल। एंड डी की बात करें तो 8% बराबर है वाई की है 4% प्लस एक्स का स्क्वायर है तो 2 × 2 तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 8%। तो दैट इज इक्वल। तो हमारे पास डी करेक्ट आंसर आ रहा है। सही बेटा। हमें टोटल अनसर्टेनिटी परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए थी 8%, तो डी हमारी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। सही बेटा। आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल इज किक्ड सो इट मूव वर्टिकली अपवर्ड थ्रू एयर। क्या हो रहा है बेटा? फुटबॉल वर्टिकली अपवर्ड जा रही है एयर में। नाउ बोल रहा है द वेरिएशन ऑफ द एयर रेजिस्टेंस एंड रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी। नाउ जब भी ऐसा सिनेरियो हो तो योर बेस्ट वे आउट कैन बी ड्राइंग अ डायग्राम। सही है बेटा। तो अगर फुटबॉल ऊपर जा रही है, सही है, ये क्या है बेटा? डायरेक्शन ऑफ मोशन। सही है बेटा। तो क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं यहाँ पे? एक फोर्स है हमारे पास नीचे विच इज वेट, और फुटबॉल ऊपर जा रही है, तो एयर रेजिस्टेंस जल्दी से बताओ कहां पर होगी? अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन कहां पर होगी? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड्स। यानी एयर रेजिस्टेंस भी हमारे पास क्या है? डाउनवर्ड्स। यानी जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो क्या होगी बेटा? वो रिजल्टेंट फोर्स डिपेंड कर रही है एयर रेजिस्टेंस प्लस वेट। ना ऊपर जाते हुए बॉल की स्पीड बढ़ेगी कम होगी? कम हो। कम होगी। तो बेटा जब स्पीड कम होती है तो एयर रेजिस्टेंस भी क्या होती है? कम होती है। यानी एयर रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगी? कम होगी। यानी रिजल्टेंट फोर्स भी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि वेट तो कांस्टेंट है। इसका मतलब दोनों कम हो रहे हैं। आंसर इज ए। ठीक है बेटा। तो पहले हमने बोला डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर है, तो वेट तो हमेशा नीचे होता है। अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन एयर रेजिस्टेंस भी नीचे आ गई। सही है। ऊपर जाते हुए स्पीड कम होगी तो एयर रेजिस्टेंस कम होगी। वेट कांस्टेंट है, एयर रेजिस्टेंस कम होगी तो रिजल्टेंट फोर्स कम होगी। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है? एक्सेलरेशन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द वेरिएंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, ये सही बात है। एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सही बात है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये भी सही बात है। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, नहीं बेटा, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डी आंसर। वुडंट बी सी फॉर 3, नहीं बेटा, सी नहीं होगा 3 के लिए। एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज थोड़ी होगी ऊपर जाते हुए,
तहा वेलोसिटी कम हो रही है, तो वेलोसिटी कम हो रही है तो एयर रेजिस्टेंस कम होगी। ये तो एयर रेजिस्टेंस को बढ़ता हुआ बता रहा है। और अगर ये कांस्टेंट है तो जो चेंज एयर रेजिस्टेंस का होगा वही रिजल्टेंट फोर्स का होगा। ठीक है तहा। Cool. Okay, the diagram shows laboratory experiment in which feather falls from rest along a long evacuated tube of length L. The feather takes time t to fall from the top to the bottom of the tube. Okay. How far does the feather fall from the top to the bottom of the tube in 0.5 seconds? Okay. बेटा starts from rest. तो हमारे पास इक्वेशन याद आती है S equals to ut plus हाफ ए टी स्क्वायर। सही बेटा। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है तो u क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास जीरो, यानी इक्वेशन क्या हो जाएगी, मैंने s की जगह लेंथ लिख दिया एंड ut खत्म हो गया क्योंकि u जीरो हो गया। हाफ ग्रेविटी की वैल्यू 9.81 और t कितना है बेटा टी स्क्वायर। सही है बेटा। सो एक ही इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, नया लेंथ बराबर है हाफ 9.81 और नया टाइम कितना है बेटा 0.5 टी होल स्क्वायर। नया एल क्या हो जाएगा बेटा हाफ 9.81 और 0.25 टी स्क्वायर। सही बेटा। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड करवा दूं 1/2 तो क्या होगा बेटा एल डिवाइड हो जाएगा, सॉरी एल डैश अपॉन एल बराबर हो जाएगा 0.5, 1/2 की जगह 9.81 एंड 0.25 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5 9.81 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। बेटा क्या होगा, इससे ये कटेगा टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कटेगा, यानी एल डैश क्या आ जाएगा 0.25 टाइम्स टी। सही बेटा। तो नया लेंथ जिस पे हमारे पास 0.5 सेकंड्स पे हमारा पैदल पहुंचेगा वो क्या होगा बी। सही बेटा। डिवाइड क्यों किया बेटा, आप मतलब रेशियो करके मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके काम किया है ना। आप एक काम ये भी कर सकते हो, आप यहाँ पे ग्रेविटी कांस्टेंट है उसके मुताबिक इक्वेशन बनाकर इक्वेट कर लो, ये भी कर सकते हैं बेटा। सही है। जोहिर सबसे पहले मैंने फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में मोशन लगाई और एस की जगह एल लिखा, यूटी खत्म हो गया क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो हाफ ए टी स्क्वायर ए की जगह मैंने 9.81 जी रख दिया। सही है, ये मेरी बेस इक्वेशन बन गई। अगली इक्वेशन में मैंने नया एल है तो एल डैश कह दिया और नया टाइम क्या है 0.25, तो दो इक्वेशन बना दी एंड दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड करवाया, डिवाइड करवा के आंसर निकाल लिया। सही बेटा। जोहिर एंड दुआ। सर यस बेटा। सर अगर हम टी स्क्वायर को सब्जेक्ट बना के इक्वेशन करके इक्वेट कर दें तो वो पॉसिबल होगा ऐसे? बिल्कुल होगा। ठीक है। तो देयर आर लॉट ऑफ आई मीन वेज थ्रू मैथमेटिक्स, मैंने ये फॉलो की। चलो आगे बढ़ते हैं। द a car traveling along a straight horizontal road. The graph shows the variation of the velocity v of the car in time t for 6 seconds for of its journey. The brakes of the car are applied from t equals to 1 second to 4 seconds. Okay. क्या कह रहे हैं बेटा, हाउ फार डज द कार ट्रैवल, क्या मांग रहे हैं बेटा, डिस्टेंस मांग रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट मांग रहे हैं। while the brakes are applied, तो ब्रेक कहां पर अप्लाई हो रहे हैं 1 till 4 seconds। तो ये तो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट, सॉरी ग्राफ में जब आपको डिस्टेंस निकालना होता है हम क्या करते हैं बेटा, अप्लाई द फाइंड आउट द शेप ऑफ द ग्राफ and apply the concept of area under the graph and this looks like what, trapezium। सही है। ट्रेपीजियम में हमारे पास क्या होता है बेटा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, एक है 22 और एक है 8। सही है। और हाइट कितनी है बेटा 1 till 4 यानी 3। सॉल्व करो। 0.5 प्लस 30 प्लस 3 90.5
0.5, अच्छा सॉरी 0.5 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 3, इट्स 45। बी आंसर है। सही है बेटा। ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल भी कर सकते हैं बेटा। ये ट्राइंगल लेके चलो आप, और ये रेक्टेंगल ले लो। सही है असद। चलो, टू सैटेलाइट्स इन डीप स्पेस कोलाइड, व्हाट हैपेंस टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। बेटा कैसे कोलाइड कर रहे हैं? इन इलास्टिकली। तो इन इलास्टिकली में मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व नहीं होगी। सही है, तो आंसर इज सी। व्हाट इज द रीजनेबल एस्टिमेट फॉर द मोमेंटम ऑफ द फैमिली कार ट्रैवलिंग एट 25 किलोमीटर पर आवर। नॉर्मल कार हमारे पास होती है बेटा कितनी? 1000 किलो। सही है। तो मास ऑफ द कार 1000 किलो होता है नॉर्मल कार, बट फैमिली कार जैसे एसयूवीज वगैरह हो गई, तो बेटा इसका सीन क्या होगा हमारे पास? लेट्स से इसे 1200 कर लो। क्या कह रहे हैं बेटा? मोमेंटम निकालना है, तो मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर। पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। तो बेटा हमने क्या किया? किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, एंड आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई किया, तब जाके ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होगा। सही है। देखते हैं। बेटा आंसर आ रहा है 6.94। सही है। तो अगर मैं 1200 मल्टीप्लाई बाय 6.94 करता हूं, तो आ रहा है 8328। सही है, न्यूटन सेकंड, विच इज वेरी मच क्लोज टू 8। सही है बेटा। तो नॉर्मल कार 1000 kg की होती है, बट हमारे पास फैमिली कार जो है, मैंने अपनी मर्जी से 1000 से ऊपर डिस्टेंस इसका मैथ रखा है। एसयूवीज वगैरह नॉर्मली फैमिली कार के तौर पे यूज होती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने आंसर वेरी मच क्लोज टू ए, तो ए आंसर है। ठीक है बेटा। चलो, नाउ ball collides with the wall. Okay, before collision the ball moved with a velocity of 8 meter per second towards the right. इसे मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। सही है। After the collision ball moved with 3 meter per second to the left, तो ये नेगेटिव होगी। What is the change in velocity of the ball during collision? हाँ बेटा, बॉल आ रही है यूं, किस तरह? with a velocity of 8 meter per second, which is positive, and बॉल जा रही है यूं with a velocity of what? -3 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा बेटा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी -11 मीटर पर सेकेंड। सही बेटा। सो आंसर इज 11, एंड द माइनस शोज लेफ्ट। सही बेटा। यू कैन ऑल्सो टेक मैथ्स ऑफ, हाँ हाँ, तहा, मतलब जो भी आप मैथ्स रखें, भले आप 1000 kg का मैथ्स रखें, तहा ऑप्शन ए के करीब ही आएगा। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। Pallet is shot vertically upward in a clay box that is stationary at the moment of impact. Okay, ये stationary था clay box। सही है। But able to rise freely after impact। लेकिन जब पैलेट इस क्ले बॉक्स में गया, तो क्ले बॉक्स की हाइट थोड़ा सा ऊपर हुई है। यानी क्ले बॉक्स अगर आप इस तरह दिखा रहे हो, मतलब ये हमारे पास क्ले बॉक्स है, ये पैलेट आ रहा है। सही है। पैलेट में वांटेड देखिए कर्व हो गया पैलेट। सही है। तो जैसे ही क्ले बॉक्स के अंदर पैलेट पियर्स होगा, तो बेटा हमारे पास इस क्ले बॉक्स की हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। सही है बेटा। ये इसकी मैंने डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू दिखा दिया। ओके, mass of the pallet is 5 kg and mass of the clay box is 95 ग्राम। Cool। सही है बेटा, दोनों के मैथ दिखा दिए हैं। क्या बोल रहे हैं आगे? पैलेट
hits the block with initial velocity of 200 मीटर पर सेकेंड, ओके, इट embeds itself, जैसे मैंने दिखाया है, ये embed हो गया, मतलब पैलेट क्ले बॉक्स के अंदर पियर्स हो गया और क्ले बॉक्स के अंदर ही रहा। यानी वो जो मैंने आपको मोमेंटम का केस बताया था, दो जिस्म एक जान, ये वाला केस हो गया। इट embeds itself into the block and does not emerge, ठीक है, बाहर नहीं निकला। हाउ हाई इज हाउ हाई above its initial position will the block rise? अब बेटा तो सुनो, मुझे हाइट चाहिए, सही है, और इनपुट मूव करते हुए आ रहा था, यानी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मैं काइनेटिक एनर्जी क्या कहते हैं, लॉस इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन की इक्वेशन लगाऊंगा। बट बिफोर दैट यू डोंट नो द फाइनल वेलोसिटी, तो उसके लिए मुझे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएगा, ठीक है। क्या? m1u1 प्लस m2u2, और दो जैसे में एक जान में क्या होता है, मैथ ऐड हो जाता है, और जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसे सिर्फ v कहते हैं। वी आर इंटरेस्टेड इन दिस v, सही है बेटा। चलो, m1u1 मास है हमारे पास पैलेट का 5 ग्राम, और u1 कितना है 200, प्लस बेटा इसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो, क्योंकि ब्लॉक स्टेशनरी है। तो मैथ 95 मल्टीप्लाई बाय जीरो करोगे, आंसर जीरो ही आएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 5 + 95 यानी 100 ग्राम हो जाएगा, और भी ऐसे ही रहेगा। 5 × 200 क्या होगा, 1000, एंड डिवाइड बाय 100, तो क्या हो जाएगा बेटा, v की वैल्यू हो जाएगी 10 ms-1, सही है बेटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ v। नाउ काइनेटिक एनर्जी लॉस इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी गेन, यानी हाफ mv² इक्वल्स टू mgh। मैथ से मैथ काटो, सही है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, h बराबर हो जाएगा v² अपॉन 2g। v कितना है बेटा, 10 अभी निकाला, 2, ग्रेविटी की वैल्यू 9.81। आंसर इज 5.09, यानी इट्स ए, सही बेटा, मजे का सवाल था। सो दैट इज हाउ हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर फाइंड आउट किया। डोंट वी हैव टू कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम, ऐसा कर सकती हो बट कोई फायदा नहीं है। अगर यहाँ पे तुम कन्वर्ट करोगे तो एक्स/3 इधर भी करोगे, एक्स/3 इधर भी करोगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा वी डोंट हैव टू कन्वर्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे हमसे कहा जा रहा है, टू फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विच डायग्राम रिप्रेजेंट कपल। बेटा एक आइडियल कपल की मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी, सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दे क्रिएट द मोमेंट, सही है। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस विच सपोर्ट्स ओनली वन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो अनलाइक ये हैं, अनलाइक ये हैं, पैरेलल भी हैं दोनों, बट कपल के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आंसर हमारे पास क्या है, बी, ठीक है बेटा। ओके, द डायग्राम शोज यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड का मतलब क्या होता है बेटा, वेट In middle में। एट सेंटर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में होता है, सही है। नाउ एक्स वाई रॉड है, दैट इज फ्रीली हिंज्ड टू अ वर्टिकल वॉल। बेटा ये इसका पॉइंट ऑफ हिंज है, यानी ये पिवट है, सही है। आगे हमसे क्या बोल रहे हैं, द रॉड इज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज टू द वॉल, सही है भाई साहब। फोर्स एफ एक्ट्स एट 30 डिग्रीज टू द रॉड एट एंड एक्स, ओके। रॉड हैज अ वेट ऑफ 3 न्यूटन एंड दैट इज इन इक्विलिब्रियम, यानी सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ, ओके। अब बेटा फोर्स एफ के लिए देखो, रॉड के मुताबिक ना ये परपेंडिकुलर है, और रॉड के मुताबिक ना ये परपेंडिकुलर है, तो हम दोनों के कंपोनेंट्स निकालेंगे, सही बेटा। तो देखो क्या हो रहा है, एक कंपोनेंट ये आ गया, एक कंपोनेंट ये आ गया, सही है बेटा। हमें मालूम है जहां से एंगल बनता है वो कॉस का फंक्शन होता है, विच कांट प्रोड्यूस एनी मोमेंट। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास पिवट की तरफ जा रहा है, एंड पिवट पे लगने वाली कोई भी फोर्स मोमेंट प्रोड्यूस नहीं करती है। तो मोमेंट प्रोड्यूस करेगा F sin 30, सही है। जहां से एंगल बनता है वो कॉस का फंक्शन होता है, तो ये साइन का फंक्शन होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये काम करो, ओके।
बेटा जरा देखो, यहां पे भी ये बन रहा है तो एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, और यहां पे भी ये बन रहा है तो एंगल क्या है, 60 डिग्री। यानी ये वाला एंगल है हमारे पास 60 डिग्री, और इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ऐसा। ठीक है बेटा, तो जहां से एंगल बनता है कॉस का फंक्शन, इसका मतलब ये क्या होगा, साइन का फंक्शन, 3 sin 60। ठीक है बेटा। अब मैं उन दो फोर्सेस को हाईलाइट कर रहा हूं जो मोमेंट प्रोड्यूस करवा रही हैं। सही है बेटा, क्योंकि ये मिडिल में लग रहा है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा बच्चों, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड। और क्योंकि ये कोने पे लग रहा है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा खवातीन हजरात, एल। ठीक है बेटा, अब अप्लाई करो प्रिंसिपल ऑफ सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। यानी क्लॉकवाइज कौन कर रहा है बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। यानी एफ साइन 30 मल्टीप्लाई बाय एल बराबर हो गया 3 sin 60 मल्टीप्लाई बाय L/2। एल से एल कटा, सही है ना। एफ sin 30 होता है 0.5, V/2 sin 60 क्या होता है बेटा, 0.866। सही बेटा, तो एफ क्या हो जाएगा बेटा, 3 × 0.866 डिवाइड बाई 2 × 0.5। ओके, देखते हैं बेटा, 3 × 0.866 2.598। डिवाइडेड बाय 2.598, which is close to 2.6, तो 12 is C। सर जी बेटा, सर यहाँ पे हम वो नहीं लगा सकते, ऑल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस इज जीरो। लगा सकते हैं, लेकिन पेविट पे लगने वाली फोर्स हमें नहीं पता ना बेटा। अगर पेविट पे लगने वाली फोर्स पता होती तब हम लगा सकते थे। जीता, हाँ, आप कर सकते हो, 3 cos 30 ले सकते थे आप। ठीक है था, चलें आगे बढ़ते हैं। ओके, वाटर हैज अ डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सही है भाई, डेंसिटी हमें बताई हुई है कितनी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड ग्लिसरीन की डेंसिटी है ये बेटा, दो चीजें हैं तो मैं दो कलर यूज कर रहा हूँ, वाटर का पर्पल, ग्लिसरीन का ब्लू। स्टूडेंट मेजर द वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन दिस। ठीक है बेटा, स्टूडेंट एड्स वाटर टू द कंटेनर टू द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ग्लिसरीन, मतलब वाटर और ग्लिसरीन को मिक्स कर दिया। Assume that the total volume of the water and glycerine does not change when the two liquids are mixed. Which volume of water needs to be added to make a mixture of density this? बेटा, मिक्सचर की डेंसिटी के लिए हमें क्या करना होगा बेटा, टोटल डेंसिटी हमारे पास होगी टोटल मास ओवर टोटल वॉल्यूम। ठीक है बेटा, नाउ डेंसिटी हमारे पास क्या होती है बेटा, मास ओवर वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा बेटा, डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। सही है, तो डेंसिटी हमारे पास, मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम ना। तो पहले हम लिखेंगे वाटर की डेंसिटी, वाटर का मास, ये हमने इक्वेशन बनाई वाटर के लिए, प्लस ये हमने इक्वेशन बनाई ग्लिसरीन के लिए। ये कैपिटल जी है, या डायरेक्ट मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ बेटा, टाइम ज़्यादा लगेगा। डेंसिटी ऑफ वाटर 1, एंड हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं मालूम, प्लस डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन है 1.3 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन क्या है 40, सही है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर V है, प्लस वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन क्या है 40, और टोटल डेंसिटी हमें कितनी बताई है 1.1। सही बेटा, चलो इसे सॉल्व करते हैं। देखें बेटा, हमने क्या किया, हमने बोला 1.1 मल्टीप्लाई बाय V+40 इक्वल्स टू V प्लस 1.3 मल्टीप्लाई बाय 40 क्या होगा, 52।
सही है। तो 1.1 मल्टीप्लाई वी इज 1.1 वी प्लस 1.1 मल्टीप्लाई 40 इज 44 इक्वल टू वी प्लस 52। बेटा वी को एक तरफ कर लो, 1.1 वी माइनस वी 52 माइनस 44, तो 0.1 वी इक्वल्स टू दिस विल बी 8। तो वी क्या हो जाएगा, 8 डिवाइड बाय 0.1 यानी 50 सेंटीमीटर क्यूब। सही है बेटा। तो 13 का आंसर है डी। ये बेटा सर इस क्वेश्चन में ये क्यों बोले टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, व्हाट इज द टोटल मतलब वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड ग्लिसरीन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब दोनों को ऐड करके आपको आंसर सेम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ ग्लिसरीन या वाटर कंटेनर में ही रह गया, सब एक जगह आ रहा है। और एक वाटर? रीजन ये भी हो सकता है इट्स अ मिक्सचर, तो दे आर नॉट रिएक्टिंग। सही है। तो कुछ मैथ्स में कमी पेशी नहीं आ रही। सही बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके। फोर्स resisting the motion of a car is proportional to the square of the car's speed। बेटा फोर्स resisting the motion of a car बोला है ना, यानी ये क्या है बेटा, हमारे पास resistive फोर्स, या इसे ड्रैग फोर्स बोल दो। ठीक है। इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। ओके। क्या बोल रहे हैं बेटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एट is 800 when the speed is 20 meter per second। Okay. What useful power requires car engine to maintain a steady speed of 40 meter per second? अच्छा जी। स्टेडी स्पीड मतलब रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी बेटा, जीरो। तो अगर ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर बैकवर्ड फोर्स या ड्रैग फोर्स लग रही है ये, तो फॉरवर्ड फोर्स ये होगी। सही है। लेट्स फाइंड आउट फॉरवर्ड फोर्स। बेटा देखो, अगर मैं इन दोनों के दरमियान रिलेशन देखूं तो बेटा स्पीड क्या कर दी, डबल। सही है। तो जब फोर्स थी 800 न्यूटन, तो स्पीड थी 20। सही है। अब स्पीड क्या कर दी है बेटा, डबल कर दी है। सही है। यानी स्पीड क्या हो गई है बेटा, 2 टाइम्स 20 का स्क्वायर। सही बेटा। यानी क्या होगा बेटा मामला, 1600। सही बेटा। तो फोर्स हमारे पास क्या आ रही है, 1600 आ रही है। यानी अगर हमारे पास फॉरवर्ड फोर्स, बैकवर्ड फोर्स 1600 है, तो फॉरवर्ड फोर्स भी क्या होगी, 1600। सही बेटा। इन दैट वे पावर क्या होती है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। यानी 1600, वेलोसिटी कितनी है, 40। तो आंसर क्या आ रहा है, एक मिनट, एक मिनट एक मिनट, ये 40 क्यों लिखा है आपने, 20 क्यों लिखा है आपने, स्पीड डबल हो गई। हाँ सही तो लिखा था, 20 से 40 हो गई यानी 2 टाइम्स हो गई स्पीड। सही है। तो स्पीड अगर 2 टाइम्स हो रही है, पावर आउटपुट मॉनिटर, ठीक है। 20 से 40 डबल हो गई, स्पीड डबल होगी तो फोर्स स्क्वायर के हिसाब से डबल होगी। पहले फोर्स 800 थी, ओ ओके 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 ओके। बेटा एक मिनट रुको, पहले फोर्स हमारे पास कितनी थी, 800 थी। ठीक है। तो 800 के हिसाब से हम स्क्वायर के हिसाब से अगर इसे चेंज करेंगे, तो स्क्वायर के हिसाब से तो ये 4 गुना बढ़ेगी ना। ये देखो बेटा, जो नई फोर्स है वो 800 और यहाँ पे 2 टाइम्स 20 किया है,
तो बेटा फैक्टर क्या आ रहा है हमारे पास, देखो 4 का फैक्टर आ रहा है, बाकी तो सब सेम है, सही है। 4 का फैक्टर आ रहा है, तो इसको भी हम इस 4 के फैक्टर के मुताबिक मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 800 मल्टीप्लाई 4, यानी 3200 न्यूटन फोर्स आ रही है। वन 28,000, यानी 128 के, आंसर ये है, सही बेटा। सर 4 क्यों मल्टीप्लाई करवा हाँ जी बेटा। सर 4 क्यों मल्टीप्लाई करवाया? देखो, जितनी चीज मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दोनों में क्या है बेटा, बराबर है, सही है। ये चीज जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दोनों इक्वेशंस में क्या है बेटा, बराबर है, ठीक है। तो एडिशनल फैक्टर कितना आया, 4 का। तो अगर यहाँ पे 4 का फैक्टर बन रहा है, सिंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे भी 4 का फैक्टर आएगा, सही बेटा। ओके सर। ओके सर, इनडायरेक्ट होता तो फिर डिवाइड करवाता। डिवाइड करवा दिया, ओके सर। ठीक है। दैट इज हाउ बैकवर्ड फोर्स हमारे पास 3200 न्यूटन है, तो फॉरवर्ड फोर्स भी 3200 न्यूटन होगी, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स जीरो होनी चाहिए। फॉरवर्ड फोर्स हमें मिल गई, तो फॉरवर्ड फोर्स मल्टीप्लाई बाय स्पीड किया, तो आउटपुट पावर आ गई, सही बेटा। जोहेर, जोहेर हमने ये किया है इस इक्वेशन के मुताबिक, जब फोर्स 800 थी, ये कब आई, 20 के स्क्वायर के मुताबिक। अब हमने बोला, अब जो वेलोसिटी है वो 20 के डबल है, यानी 20 मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो लगाया स्क्वायर, तो बेटा क्या फैक्टर आया, 4। अब देखो, ये जो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशन में कॉमन है, सही है। तो नया फैक्टर क्या है, 4 का, तो 4 इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इससे हमें ड्रैग फोर्स मिली, जितनी ड्रैग फोर्स कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, उतनी फॉरवर्ड फोर्स, सही है। फॉरवर्ड फोर्स मिली, फाइनल स्पीड से मल्टीप्लाई किया, डेंस पावर आ गई, सही बेटा। क्लियर, आगे बढ़े। Cool. Now, box of weight W and pulled by a force P. The length of the slope is D. Box rises to a height H. Okay. The frictional force between the box and the slope is F. The diagram shows the forces. What is the purpose? The purpose of the slope to raise the box vertically. Which expression gives the efficiency? We know very well that efficiency is the ratio of energy output over energy input या power output over power input. Here I am applying energy output over energy input. तो बेटा आउटपुट एनर्जी में किस में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे ऑब्जेक्ट को हाइट पे पहुंचाना है, दैट इज जीपी, सही है, विच इज वर्टिकल एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट ये है, वर्टिकल एक्सिस का फोर्स ये है, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी को वर्क से रिप्लेस किया, एंड वर्क कैन बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो आउटपुट हमारे पास सिनेरियो है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, इनपुट क्या था, इनपुट फोर्स थी पी, और पी की डायरेक्शन का डिस्टेंस क्या था, डी, सही है। तो इनपुट एनर्जी इनपुट वर्क के बराबर होगी, यानी पी इंटू डी। दैट मीन्स आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए बेटा, WH/PD, सही बेटा। तो हमने आउटपुट डिक्लेयर किया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को वर्क से रिप्लेस किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया, आउटपुट एनर्जी आ गई, सही है। इनपुट एनर्जी हमारे पास पी इंटू डी हो गया, ये भी वर्क से रिप्लेस किया। चलो, kinetic energy of a particle has increased by a factor 4. What does the factor speed increase? बेटा अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और स्पीड का आपको रिलेशन दिखाऊं, तो ये है, तो अगर स्पीड हमारे पास चार, काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ी है, तो स्पीड 2 गुना बढ़ी होगी, सही है। तब जाके काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ी है, तो किस फैक्टर से स्पीड बढ़ी है, फैक्टर ऑफ 2, सही बेटा। ओके, mass of 28 gram raised vertically upward toward a distance of 4.6 meter. Change in gravitational potential energy. तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mg डेल्टा एच। मास है 28, इसको कन्वर्ट करो किलोग्राम में, डिवाइड बाय 1000 कर दिया, एक्सपोनेंट माइनस 3 लगा दो, ग्रेविटी 9.81, और इंक्रीज इन हाइट क्या है, 4.6, 28 एक्सपोनेंट माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय 4.6,
It's 1.26, which is roughly equals to B. ठीक है बेटा, आगे बढ़ता हूं. Sample of metal is subjected to force which increases the maximum value and the and then decreases up back to zero. Okay. फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं. फोर्स पहले मैक्सिमम वैल्यू पे जा रही है, फिर डिक्रीजेस टू जीरो हो रहा है. यानी मैक्सिमम वैल्यू का क्या मतलब है बेटा, ये बात कर रहे हैं जीरो से मैक्स पे गई है, तो ये लोडिंग की बात कर रहे हैं. सही है, हम स्प्रिंग को या मेटल को लोड कर रहे हैं. और मैक्स टू जीरो की बात कर रहे हैं, तो ये अनलोडिंग की बात कर रहे हैं. सही बेटा. फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ और द सैंपल इज शोन. ओके, व्हेन द सैंपल कॉन्ट्रैक्ट्स it follows the same force extension curve when it is being stretched. मतलब आपका मेटल यूं जा रहा है और यूं ही आ रहा है. बेटा ऐसा मेटल कब करता है, जब मेटल इलास्टिक डिफॉर्मेशन फॉलो कर रहा होता है. सही है बेटा. विच बिहेवियर ऑफ द मेटल इज बिटवीन एक्स एंड वाई. तो एक्स एंड वाई में क्या होगा बेटा, इट इज इलास्टिक. नॉट इलास्टिक गलत है, प्लास्टिक नहीं होगा. अगर इलास्टिक है तो प्लास्टिक नहीं होगा. सही बात है. तो आंसर है हमारे पास क्या, सी. सही बेटा. टू वायर्स पी क्यू मेड फ्रॉम द सेम मेटल स्ट्रेचेस. बेटा सेम मेटल का मतलब क्या है, दोनों का यंग्स मॉड्यूलस क्या है बेटा, बराबर है. यानी यंग मॉड्यूलस ऑफ पी बराबर है यंग मॉड्यूलस ऑफ क्यू. ओके. The graph shows the graph is plotted of the variation of force versus extension. Okay. बेटा देखो दोनों पे फोर्स भी सेम लग रही है. सही है. Wires have the same original length. Length भी सेम है but different diameters. Okay. चलो बेटा डायमीटर पहले तो हम यंग मॉड्यूलस क्या होता है, एफ एल ओवर ए ई. सही है. तो अगर मैं यहाँ पे एरिया की बात करूं तो एरिया क्या होता है डायमीटर की लैंग्वेज में, पाई डी स्क्वायर ओवर 4. सही है. So this equation will be FL upon pi d square E और 4 क्या होगा बेटा, ऊपर आ जाएगा, सिंप्लीफाई हो गया. नाउ वी हैव टू डील विद डायमीटर. तो क्या होगा बेटा, 4FL अपॉन पाई ई डी पाई ई ई. ई कैपिटल ई इज यंग मॉड्यूलस, स्मॉल ई इज एक्सटेंशन. सही बेटा. नाउ वी नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ डी, नॉट रूट डी. तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा. यानी मेरे पास बेटा सिंप्लीफाइड इक्वेशन क्या आ गई, 4FL अपॉन पाई ई ई. चलो आगे बढ़ते हैं बेटा. या एक काम करो, इसको स्क्वायर में ही लेके चलो, बाद में एंड में जो है वो रूट लगा देंगे स्क्वायर हटाने के लिए. दैट विल बी ओके. सही बेटा. तो ये मैंने जनरल इक्वेशन बना ली बेटा. सही है. चलो नाउ डी क्यू अपॉन डी पी बराबर होगा किसके बेटा, 4FL अपॉन पाई ई ई क्यू डिवाइड बाय 4FL अपॉन पाई. चलो नाउ जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो क्या होगा बेटा सिनेरियो हमारे पास, बस ये दोनों क्या होंगे हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाएंगे. सही है. तो पाई से पाई कटेगा. अच्छा ये स्क्वायर है तो नहीं बोलना है ना. 4 से 4 कटेगा, 4 से दोनों के लिए 2 न्यूटन है, 4 से फोर्स कटेगा. यंग मॉड्यूलस दोनों का सेम है. सही है. एंड लेंथ दोनों की सेम. यानी फैक्टर हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है बेटा किसका, ई पी अपॉन ई क्यू. सही बेटा. ईपी कितना है 3 और ई क्यू कितना है
1। सही है बेटा। तो क्या होगा बेटा, स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगाएंगे, तो डी क्यू अपॉन डी, डी बराबर हो जाएगा √3। ये आंसर है। ठीक है बेटा। वाई नॉट डी? बेटा स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से रूट लगा को हटाने के लिए रूट लगाना पड़ेगा। हाँ। ठीक है बेटा, प्लास्टिक थोड़ी है। वो क्या बोल रहा है, सैंपल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फॉलो द सेम पाथ। सेम पाथ मतलब लोडिंग के दौरान ग्राफ गया है यूं, और अनलोडिंग के दौरान ग्राफ आया यूं, तो बेटा एक्सटेंशन तो जीरो आ रही है। प्लास्टिक में क्या होता है, ग्राफ आता है यूं, तो कुछ ना कुछ डिफॉर्म लेंथ आती है। सही है था हाँ। तो ये आपकी वर्किंग हो गई। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ एक्सटेंशन ग्राफ ऑफ स्प्रिंग इज शोन, व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट? बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, F/x। एफ कितना है बेटा हमारे पास 6, और एक्स कितना है हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, तो कन्वर्ट कर लेना मीटर में। 40। 20D। Okay, man stands stationary in front of a sewing. Child sits on the sewing. Okay. The child blows a whistle and emits sound of frequency at constant frequency. Okay. Seems like Doppler's effect scenario. फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, मोशन की बात हो रही है, तो ये लग रहा है डॉपलर्स इफेक्ट। सही बेटा। Now, man observes the frequency of the sound when the swing is at position X, Y, and Z. Where the man will hear the highest frequency. सिंपल सी बात है, when the source is moving towards, ठीक है, तो क्या होगा, मैंने क्या बताया था बेटा, सोर्स मूव्स नियर, तो बेटा फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है। सही बेटा। तो सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द मैन, सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द मैन, नो, एक ही ऑप्शन है। एंड व्हेन द स्विंग इज एट वाई, तो वाई पे जब स्विंग बंदे की तरफ आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है बेटा। चलें आगे बढ़ते हैं। लाउड स्पीकर is playing in the music room. The door to the room is open and has a width of 0.8 meter. Sounds have many different frequencies pass through the door and deflect. The speed of sound is this. Which frequency of sound deflects most? बेटा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कब होती है, जब हमारे पास डिफ्लेक्शन सर्कुलर वेव फ्रंट्स के थ्रू होती है, और सर्कुलर वेव फ्रंट के थ्रू जो हमारे पास गैप विड्थ होती है। सही है। इस गैप विड्थ और वेवलेंथ का ताल्लुक क्या होता है, इट शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन गैप विड्थ। सही है, तब जाके सर्कुलर डिफ्रैक्शन होती है। तो हम बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर कि हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी मिले जिसकी जो वो वेवलेंथ मिले जो 0.8 के बराबर हो, या हम डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढ लें। तो देखो एफ इक्वल्स टू वी ओवर लैम्डा। सही है, वी कितना है 340, और लैम्डा कितना दिया हुआ है बेटा, विड, अगर मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ लैम्डा और विड बराबर है, तो इस तरह, तो 340 / 0.8, आंसर आ रहा है कितना, 425 हर्ट्ज। कोई ऑप्शन है जो 425 के करीब लाया कर रहा है, डी। डी। सही बेटा। सर ए क्यों नहीं, बेटा ये मूव थोड़ी कर रहा है दुआ, ए पे तो मैक्सिमम पॉइंट पर आकर आपका स्विंग रुक जाएगा, तो डॉपलर इफेक्ट थोड़ी अप्लाई होगा। ए, एक्स और जी तो एक्सट्रीम पॉइंट्स है ना, तो एक्सट्रीम पॉइंट पे तो मोमेंटरीली आपका स्विंग रुकेगा। सही है दुआ।
चलो, ओके, लाउड स्पीकर, स्टेशनरी साउंड wave is set up between the loudspeaker and the wall. Okay, microwave is connected to oscilloscope and is moved along the line directly between the loudspeaker and the wall. Amplitude of the trace of CRO rises to maximum at position X and falls to minimum and then rises again to maximum position Y. क्या बोल रहे हैं बेटा? ट्रेस का एम्पलीट्यूड पोजीशन X पे मिनिमम है, X पे मिनिमम है, देन फॉल्स, मैक्सिमम है X पे, सॉरी, सही है, ये X हो गया, and falls to minimum and then rise again maximum at position Y. यानी ये बात हो रही है, सही है बेटा? ओके, द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज 33 सेंटीमीटर। बेटा ये तो हमारे पास क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया। स्पीड ऑफ साउंड इज दिस, सही है। व्हाट कुड रिप्रेजेंट द सीआरओ रेज ऑफ द साउंड वेव रिसीव्ड एट x। अच्छा, टाइम बेस के मुताबिक बात की, तो बेटा हमने क्या बोलना है, हमने ये देखना है कि v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, यानी v इक्वल टू लैम्डा अपॉन 1/t भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं एक और स्टेप बढ़ा के आपको दिखाऊं, 1/t इंटू लैम्डा है, सही है। तो यहाँ से टाइम पीरियड निकलेगा लैम्डा अपॉन v, सही है। लैम्डा कितना बताया हुआ बेटा, एक्स से वाई के दरमियान का फासला 33 सेंटीमीटर है, तो डिवाइड बाई 100 किया, स्पीड क्या है 330, 33 एक माइनस 2 डिवाइड बाई 330। बेटा ये आ रहा है हमारे पास कितना, 0.1, 0.01, अगर 1 मिली सेकेंड आ रहा है, 1 × 10⁻³ यानी 1 मिली सेकेंड टाइम पीरियड आ रहा है, सही है बेटा। तो टाइम पीरियड 1 मिली सेकेंड अब हमें ढूंढना है, सही है। चलो ढूंढते हैं बेटा। ओके, सो 0.1, टाइम बेस कितना दिया हुआ है 0.5, तो बेटा यहाँ पे देखो वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, ये वेव कंप्लीट हो रही है, सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस लग रहे हैं, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 8 करो, आंसर कभी भी 1 मिली सेकेंड नहीं आएगा, सही है बेटा। आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, दिस विल बी 4 मिली सेकेंड, हमें तो चाहिए 1 मिली सेकेंड टाइम पीरियड, सही है, दैट इज रॉन्ग। ना बेटा यहाँ पे देखो कितनी बॉक्सेस में वेव कंप्लीट हो रही है, 4 में, 1 2 3 4, तो मल्टीप्लाई 4 करो, आंसर आ रहा है 2 मिली सेकेंड, हमें तो 1 मिली सेकेंड चाहिए। यहाँ पे वेव कितने में कंप्लीट हो रही है, 1 2 3 4 5 6, मल्टीप्लाई बाय 6, ये 3 मिली सेकेंड हो रहा है, हमें तो 1 चाहिए। एंड यहाँ पर वेव कितने में कंप्लीट हो रही है, 2 में, सही है, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया बेटा 1 मिली सेकेंड, सही है, तो डी आंसर है हमारा। तो दैट इज हाउ हम लोगों ने बारी बारी आइडेंटिफाई किया है। सर प्लीज क्वेश्चन दिखा दो। ये क्वेश्चन, अच्छा कुछ सवाल आए हुए फॉर क्वेश्चन 22, वाई इज नॉट इट ए। अभी देखते हैं बेटा, ए क्यों नहीं है, मैंने बताया ना बेटा, मैक्सिमम डिफ्रैक्शन का मतलब है आपकी सर्कुलर वेव फ्रंट बिल्डअप हो रहे हैं, और सर्कुलर वेव फ्रंट की ये कंडीशन है। तो मैंने बोला अगर वेवलेंथ और स्लिट गैप बराबर है तो क्या होगा बेटा, हमारे पास ये हमारे पास डोर की ओपनिंग यानी ये स्लिट गैप है, सही है। तो इसी को मैंने वेवलेंथ लेके चला, तो वी ओवर लैम्डा किया, मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी आ रही, सही है, तो ये आंसर हो। ए पॉसिबल ही नहीं है, करीब ही नहीं है बेटा, मैंने तो प्रॉपर आपको कैलकुलेशन करके दिखाई है ना। अच्छा जी, वेवलेंथ हैज ग्रेट, a wavelength greater than d while d is approx 0.79 millimeter, वेवलेंथ ग्रेटर देन डी, डी भी हो सकता है बेटा, तो करीब करीब आंसर ही आएगा, मतलब ग्रेटर देन डी अगर मैं लेट से 1 मीटर की तरफ लेके चलता हूँ तो आंसर करीब में ही आएगा डी के, सही है। चलो नाउ बेटा, पोलराइजेशन एसोसिएटेड विद सर्टेन वेव्स, ओके, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टी है बेटा पोलराइजेशन, विच वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड, साउंड विच इज लॉन्गिट्यूड, सही बेटा। ऑल्सो फॉर 23 इट्स बी, 23 का बी है,
अच्छा जी, देख लेते हैं। 23 का बी। अच्छा जी, देख लेते हैं। एक्स से वाई तक का फासला, क्या बोला है? द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। क्या बोला है? पॉइंट एक्स इज एट मैक्सिमम। सही है। फॉल्स मिनिमम। ओ ओ, ओके ओके ओके। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, थैंक यू बेटा। उसने बोला है कि एक्स हमारे पास मैक्सिमम पे था, देन मिनिमम पे आया, देन वापस मैक्सिमम पे गया। सही है। तो ये तो हाफ ऑफ द वेवलेंथ हो गई। सही है बेटा। तो हाफ ऑफ द वेवलेंथ है ये। तो पहले एक काम करो बेटा, लैम्डा क्या हो जाएगा बेटा? लैम्डा बाई टू है 33। तो लैम्डा क्या होगा? 2 × 33, यानी लैम्डा हो जाएगा 66 सेंटीमीटर। थैंक यू बेटा। सही है। अब बस यहाँ पे आप 66 लिखो, सेंटीमीटर ऑलरेडी लिखा हुआ है, आंसर आएगा कितना? 2 मिली सेकेंड। सर इसको हम सेंटीमीटर को मीटर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? ग्राफ क्योंकि सेंटीमीटर आंसर तो। मिली सेकेंड्स में आ रहा है ना। तो मिली सेकेंड एक्स पर माइनस 3 होती है, बेस यूनिट तो सेकेंड है ना। सही है। तो बस एक छोटी सी मिस्टेक हमसे हुई थी, ये हम लोग डायरेक्ट क्यों लेके चले गए थे, डबल वेवलेंथ हो गई थी हमारी। शुक्रिया मतलब। चलो आगे बढ़ो। अ गिटार स्ट्रिंग इज प्लग्ड, which statement describing the resultant wave? Longitudinal waves on the string causes the longitudinal wave। नहीं बेटा, जब आप स्ट्रिंग को प्लग करते हो तो वो वर्टिकल मूव कर रहा है और वेव एक्स और वाई के दरमियान मूव कर रही है, यानी जो प्रोडक्शन है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्स। सही है। बट सुनाई क्या दे रही है? साउंड, विच इज लॉन्गिट्यूडनल। सही बेटा। तो आंसर है हमारे पास क्या? सी। चलो आगे बढ़ते हैं। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ऑफ कैपिटल एन लाइंस पर मीटर। बेटा मैंने आपको क्या बताया था? लाइंस पर मीटर का सीन क्या होता है? हमारे पास मीटर वाला जो यूनिट है वो ऊपर आना चाहिए। ठीक है। तो एन हमारे पास क्या है? 1/d के बराबर है। तो बेटा डी क्या हो जाएगा? 1/n। सही है। ग्राफ शो द रिलेशनशिप, वेवलेंथ लैम्डा है, ग्राफ शो द रिलेशनशिप बिटवीन डिफ्रैक्शन एंगल थीटा एंड लैम्डा फॉर द nth ऑर्डर। व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ? देखते हैं बेटा। डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? एन लैम्डा बराबर होता है डी साइन थीटा। बट हमारे पास तो डी है 1/n। सही है। साइन थीटा, तो साइन थीटा इधर रखा, तो क्या हो जाएगा बेटा? एन एन लैम्डा। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लगाऊं, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो बेटा देखो, हमारे पास y एक्सिस पे साइन थीटा है और हमारे पास x एक्सिस पे लैम्डा है। तो बेटा ग्रेडियंट किसके बराबर हो गया हमारा? क्या है? सही है। ग्रेडियंट बराबर हो गया स्मॉल एन कैपिटल एन। और इज द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ? स्मॉल एन कैपिटल एन। सही है। ओके। स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड इन एन एयर कॉलम इनसाइड द ट्यूब दैट इज ओपन एट बोथ एंड्स। सही है भाई। ट्यूब हमारे पास बोथ एंड्स पे ओपन है, यानी ट्यूब दिखाई दे रही है कुछ ऐसी। सही है। इसका मतलब ओपन एंड पे हमेशा क्या बताया बेटा मैंने, क्या होता है? एंटीना। सही है। अब हमसे क्या बोल रहे हैं? स्टेशनरी वेव हैज 3 नोड्स। स्टेशनरी वेव के 3 नोड है। इसका मतलब एक नोड होगा यहाँ,
एक नोड होगा यहाँ और एक नोड होगा यहाँ। सही है। तो बेटा नोड के दरमियान क्या होते हैं? एंटी नोड। सही है। नोड के दरमियान क्या होते हैं? एंटी नोड। तो क्या बोल रहा है? हाउ मेनी एंटी नोड डज इट हैव? चार है बेटा। डी आंसर। सबसे पहले मैंने क्या देखा बेटा? ओपन एंड है तो दोनों ओपन एंड्स पे एंटी नोड होगा। बीच में उसने बोला तीन एंटी नोड हैं, तो नोड्स के दरमियान एंटी नोड होता है, तो हमारे पास ऑल टुगेदर चार एंटी नोड आ रहे हैं। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस of separation X observed at a distance of 1 meter. The double slit is illuminated by yellow light of wavelength this. At which distance the double slit would interfere the fringe of the same separation when observed blue light of wavelength this. Okay. तो बेटा फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? x इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए। सेम फ्रिंज सेपरेशन बोला है। सेपरेशन, फ्रिंज सेपरेशन ऑफ येलो लाइट बराबर है फ्रिंज सेपरेशन ऑफ ब्लू लाइट। यानी लैम्डा हमारे पास कितना है बेटा? येलो के लिए 600। ठीक है। नैनो नहीं लगा रहा, वो कट जाएगा। डी ऐसे ही है, और ए चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ए को हमने ऐसे ही रखा। सही है। ए के बारे में बात ही नहीं की, इसका मतलब ए कांस्टेंट है। सही है। देन ये हो रहा है 400। डी ऐसे ही रहा, ये नया डी है, पर ए ऐसे ही रहा। ए से ए कटा, तो बचेगा क्या बेटा हमारे पास? डी डैश हो जाएगा हमारे पास 600 डिवाइड बाय 4 टाइम्स डी, विच वॉज 1। सही है। डी कितना था? 1। यानी आंसर क्या आएगा बेटा? 6 डिवाइड बाय 1.5। सही है। डी आंसर हो गया। ऊपर का तो बुखार बुखार का चीज होता है। तो मुझे पहले तो वही था। चलो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंपोनेंट? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट चार्ज। सही बात है। एनर्जी पर यूनिट करंट नहीं, डिस्टेंस नहीं, टाइम नहीं। ए। सही बेटा। नाउ द डायग्राम शोज अ सेल ऑफ negligible internal resistance and connected to a switch and two resistors of R and 2R. The circuit also contains two ammeter X and Y. Ammeter X is 4 ampere. सही है भाई। एमीटर एक्स है 4 एम्पियर व्हेन द स्विच इज ओपन। ओके। मतलब जब स्विच ओपन है तो ये 4 एम्पियर है। सही है। एंड व्हाट आर द रीडिंग्स ऑन एक्स एंड वाई? क्या रीडिंग दूंगी एक्स और वाई पे जब स्विच क्लोज हो जाएगा? बेटा जब स्विच क्लोज हो जाएगा तो क्या सिनेरियो होगा मेरा बच्चा? यहां पर भी करंट फ्लो होगा। सही है। अब देखो इन दोनों की रेजिस्टेंस क्या है? एक दूसरे के मुकाबले में डबल। तो अगर इसकी रेजिस्टेंस डबल है तो ऊपर के मुकाबले में करंट कितना फ्लो होगा? हाफ। तो यही करंट यहां पर होगा। इसका मतलब रीडिंग ऑन वाई कितनी है? 2। सही है। और इन दोनों का सम करंट ऊपर होगा, यानी एक्स पर रीडिंग कितनी होगी? 6। ठीक है। फिर दोबारा सुनो मैंने क्या बोला। अगर ऊपर 4 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है जब रेजिस्टेंस आर है, तो नीचे डबल रेजिस्टेंस है तो हाफ करंट होगा। ठीक है बेटा। तो दैट इज वाई सर हमारे टोटल पास। करंट, हाँ। सर टोटल करंट 4 था ना, तो डिवाइड नहीं होगा वो? टोटल करंट 4 तो तब था ना जब ये स्विच ओपन था। सही है। ओके सर। एक तरीका और है आपके पास। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी? आर मल्टीप्लाई बाय 2R अपॉन आर प्लस 2R। सही है। यानी 2R² अपॉन 4R। आर से आर कटा, 2 1 आर, 2 2 आर। सही है।
यानी हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस क्या आ रही है, R/2। सही है। तो नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, हमें सप्लाई नहीं पता, सॉरी सप्लाई नहीं पता, वोल्टेज नहीं पता, ये तरीका नहीं अप्लाई कर सकते। चलो, ये तरीका सही है जो मैंने आपको पहले बताया था। आगे बढ़ो। कह रहे हैं बेटा, द आई वी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर कॉम्पोनेंट्स A B C D आर शोन, विच कॉम्पोनेंट हैज द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस। बेटा आईवी ग्राफ, मैंने क्या बताया था, आईवी ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है बेटा, 1/r। तो ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है बेटा, मिनिमम, क्या कहना चाहिए, ग्रेडियंट। अगर रेजिस्टेंस आप मैक्सिमम ढूंढ रहे हो तो ग्रेडियंट हमारे पास क्या होगा बेटा, मिनिमम। सही है बेटा। तो मिनिमम ग्रेडियंट हमें देखना है क्या होगा। अच्छा, चार कंपोनेंट्स हैं, विच कंपोनेंट हैज द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज V1। V1 के ऊपर, मतलब इस लाइन के ऊपर हमें वर्क करना है। सही है। तो देखते हैं भाई साहब क्या सिनेरियो बिल्डअप होगा। मिनिमम ग्रेडियंट, बेटा देखो इसका ग्रेडियंट दादा है, इसका भी दादा है, इसका भी दादा है, इसका सबसे कम है। सही है। ये देखो राइजिंग ग्रेडियंट है और ये फॉलिंग ग्रेडियंट है। तो मिनिमम ग्रेडियंट मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस, सी आंसर है। सही बेटा। चले आगे बढ़ते हैं। Two cylindrical wires has a cross sectional area A and number density of free electron is n. Okay. Wire has current I and the free electrons have the drift speed v. सिलिंड्रिकल वायर, पहले वायर की बात कर रहे हैं। सेकेंड वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है 0.5 है, नंबर डेंसिटी है 2n। इन दिस वायर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैव ड्रिफ्ट स्पीड दिस, व्हाट इज द करंट इन द सेकेंड वायर। ओके। तो करंट इन द सेकेंड सेकेंड वायर बोल रहे हो ना। तो बेटा इक्वेशन हमारे पास क्या है, I = NAVE। तो बेटा अब इस पूरी इक्वेशन में तीन फैक्टर्स हैं, ये निकालना है, ये चेंज हो गया n से 2n, एरिया चेंज हो गया, a से 0.5 है, v चेंज हो गया, v से 2v। तो बचा सिर्फ कौन बेचारा, एलिमेंट्री चार्ज। तो हम एलिमेंट्री चार्ज को सब्जेक्ट बनाकर चलेंगे और एलिमेंट्री चार्ज के मुताबिक I/NaEV हो जाएगा। तो बेटा जो पहला वायर है और दूसरे वायर का एलिमेंट्री चार्ज बराबर होगा, ये तो कांस्टेंट है। सही है। तो I/NaV ऐसे ही लिख दिया। दूसरे वाले का क्या सीन है बेटा, I निकालना है, ओवर N 2n है, A 0.5 A है और V 2V है। तो बेटा देखो क्या होगा, V से E कटा, A से A कटा, N से N कटा, यानी डिनोमिनेटर में जो फैक्टर बन रहा है वो क्या है बेटा, 2 × 4, 4 × 0.5 तो आई डैश किसके बराबर हो गया बेटा, 2 × I/C। ठीक है बेटा। सर मार्किंग स्कीम में 31 का आंसर डी था। मार्क स्कीम में जो 31 का आंसर है ना, उसका डी था ऑप्शन। 31 का डी था। ओके, जस्ट लेट मी चेक। हाँ सॉरी यार, एंगल के हिसाब से इट हैज मिनिमम स्लैंट और मिनिमम राइज, माजरत। चलो आगे बढ़ते हैं। An electric charge is formed by moving the charge carrier. What charge not possible for a charge carrier? बेटा चार्ज कैरियर
का मिनिमम चार्ज क्या हो सकता है? 1.6 एक्स -19 कूलम। और जो भी चार्ज है वो इसी का मल्टीपल है। सही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं हर चार्ज को डिवाइड करवा के देखूंगा इससे। 2.8 एक्स -19 डिवाइडेड बाय 1.6 एक्स -19। सही है, 3 आंसर आ रहा है, ये पॉसिबल है मल्टीपल। 2.4 डिवाइड बाई 1.6 ये नहीं होगा, 1.5 आ रहा है। सही है, ये तो पॉसिबल है, 1 आएगा। सही है, और ये पॉसिबल है, 2 आएगा। नॉट पॉसिबल कौन है? बी। चलो, व्हाट इज द विच डिस्क्रिप्शन ऑफ किरचॉफ फर्स्ट लॉ? किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या होता है बेटा? करंट एंटरिंग द नोड इक्वल्स टू करंट लीविंग द नोड। सही बेटा, क्या होगा? इट कंसीडर्स करंट एट जंक्शन इन अ सर्किट एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ चार्ज। बात तो ठीक कह रहा है, बात करता है करंट जो जंक्शन में एंटर हो रहे हैं या लीव हो रहे हैं, और ये बात करता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सही बात है, ये आंसर है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो बात करता है केवीएल। रॉन्ग। ईएमएफ की बात नहीं करता बेटा, ईएमएफ की बात नहीं करता। ओके, two resistors of resistance R and capital R are connected in parallel. Okay, value of R is less than value of capital R, यानी R छोटा है, capital R बड़ा है। Which statement about the combined resistance of two resistors is correct? क्या combined resistance होगी two resistors की जो correct होगी? सही है बेटा, देखते हैं। बोल रहे हैं बेटा, मैंने तो पहले ही बताया आपको, पैरेलल में combined resistance is smaller than smallest resistance, यानी आपकी जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगी वो छोटी होगी आर से। सही है, यानी आंसर क्या? इट्स लेस देन आर। सही बेटा। सर 31 ऑप्शन का डी कैसा है, वो दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज? मेरा बेटा ये देखो, मैं अगर एंगल्स के हिसाब से देखूँ ना, मैं ग्रेडियंट को एंगल के हिसाब से देख रहा हूँ। सही है, ये देखो, अगर मैं डी सॉरी सी का एंगल देखूं, तो इसका एंगल मेरे पास कितना है बेटा? ए का तकरीबन हाउ मच, 57। सही है। देन बी का एंगल है कितना? तकरीबन 49। देन सी का एंगल कितना है बेटा हमारे पास? तकरीबन हाउ मच, 40। एंड जो डी है उसका एंगल देखो सबसे मिनिमम है, ऑलमोस्ट हाउ मच, 25। सही है, तो सबसे मिनिमम एंगल या सबसे मिनिमम राइज हमारे पास डी का है। सही है। Diagram shows four identical resistors. Which resistor dissipates most energy? कौन सा resistor है हमारे पास जो सबसे ज्यादा एनर्जी डिसिपेट कर रहा है? भाई, डिसिपेशन का मतलब है पावर डिसिपेशन की आप बात कर रहे हैं, जिसका करंट सबसे ज्यादा, उसकी पावर डिसिपेशन सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा करंट या टोटल करंट किसमें फ्लो होगा? ए में। सही है, cool. Nuclide X with proton number Z undergoes beta positron decay. डीके में भी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। बेटा बीटा पॉजिट्रॉन डीके में एक और पार्टिकल बनता है जिसका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, एंटी नहीं होता, सॉरी। ओके, तो और बीटा डीके में क्या होता है? अगर इसका प्रोटॉन नंबर जी है, इसका ए है, बीटा पॉजिट्रॉन डीके में होता है प्रोटॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 1, न्यूक्लियॉन नंबर रिमेन सेम। सही है, तो प्रोटॉन नंबर ऑफ वाई क्या होगा? Z-1। सही है, and बनेगा कौन? न्यूट्रिनो। 37 बी। विच फंडामेंटल पार्टिकल इज अ हाइड्रॉन? हाइड्रॉन क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ क्वार्क्स। सही है। लेप्टॉन नहीं है बेटा, लेप्टॉन क्वार्क्स, लेप्टॉन अलग वर्टिकल है, क्वार्क्स अलग वर्टिकल है। न्यूक्लियॉन कैन बी हाइड्रॉन, न्यूक्लियॉन में प्रोटॉन अप अप डाउन, एंड न्यूट्रॉन अप डाउन डाउन, और ये दोनों किस में शुमार होते हैं बेटा?
हेड्रॉन के ग्रुप बैरियॉन्स में। सही है। प्रोटॉन नहीं है बेटा। कॉर्क, सिंगल कॉर्क के ग्रुप ऑफ कॉर्क को बोलते हैं बेटा। तो बी आंसर है। एक मिनट। विच फंडामेंटल पार्टिकल्स फॉर्म हेड्रॉन, सॉरी सॉरी सॉरी, कौन से फंडामेंटल पार्टिकल हेड्रॉन बनाते हैं? माजरत। सही है। हेड्रॉन बनता है ग्रुप ऑफ क्वार्क से। Okay, unstable nuclide this decays by the emission of alpha and beta electron to form the stable nuclei this. Okay, how many alpha and beta are emitted? चलो बेटा, मजे का सवाल है, देखते हैं। तो बेटा सुनो, अगर मैं x और y को कंपेयर करूं, तो बेटा देखो, बीटा तो न्यूक्लियॉन नंबर डिक्रीज नहीं करवाता। सही है। अल्फा न्यूक्लियॉन नंबर डिक्रीज करवाता है। तो न्यूक्लियॉन नंबर कितना कम हुआ है बेटा? 8 कम हुआ, यानी एक अल्फा 4 न्यूक्लियॉन नंबर डिक्रीज करवाता है। सही है। और दो अल्फा 8 न्यूक्लियॉन नंबर डिक्रीज करवाएंगे। सही है। ये दो अल्फा और -4 कौन करवाता है बेटा? 1 अल्फा। यानी ये तो क्लियर हो गया, दो अल्फा निकले। सही है बेटा। तो अगर दो अल्फा निकले हैं, तो आप सुनो कहानी बेटा। अगर दो अल्फा निकले हैं तो प्रोटॉन नंबर हमारे पास क्या होगा बेटा? प्रोटॉन नंबर ये दो अल्फा की वजह से क्या हो जाएगा बेटा? देखो, प्रोटॉन नंबर दो अल्फा की वजह से डिक्रीजेस बाय 4। सही है। प्रोटॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 4। तो 84 से क्या हो गया हमारे पास? 80 हो जाएगा। सही है। लेकिन प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस बाय 3 हो रहा है, इसका मतलब 3 बीटा पॉजिट्रॉन निकले हैं। सही बेटा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, वापस सुनो क्या हुआ है बेटा। हमने बोला एक अल्फा निकलता तो प्रोटॉन नंबर न्यूक्लियॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 4 होता। यहाँ पे 218 से 210 न्यूक्लियॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 8 हो रहा है, यानी दो अल्फा निकला है। यानी बी और सी में से कोई का आंसर है। दूसरा हमने बोला अगर दो अल्फा निकलते हैं तो न्यूक्लियॉन नंबर हमारे पास, प्रोटॉन नंबर हमारे पास डिक्रीजेस बाय 4 होता, क्योंकि एक अल्फा के लिए न्यूक्लियॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 2 होता है। सही है। तो ये 80 पे आ जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हुआ है और बीटा इलेक्ट्रॉन डीके प्रोटॉन नंबर इंक्रीज बाय 1 करता है। 3 प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हुआ है तो 3 बीटा नेगेटिव निकला है। सही बेटा। चल, विच स्टेटमेंट अबाउट द रेडियोएक्टिव डीके इज करेक्ट? ओके, क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रॉन्स आर ऑलवेज, न्यूट्रिनोज आर ऑलवेज एमिटेड ड्यूरिंग अल्फा डीके, वो तो बीटा डीके में निकलते हैं। अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड फ्रॉम द रेडियोएक्टिव सैंपल हैव कंटिन्यूअस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये तो बीटा की प्रॉपर्टी है। Beta particles have from the radioactive sample have continuous range of kinetic energies. Yes. And proton number of nucleus decreases by 4 when it goes alpha decay. Proton number decreases by 2 होता है। अभी अभी ऊपर डिस्कस किया। So that is how we are done with solution of the paper। 9:35 पे हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी। 10:48 तो आपके सामने है। 9:35 पे शुरू हुई थी ना, तो 1 घंटा 18, पता नहीं, मुझे पहले आई थिंक विद इन टाइम समझा दिया। पिछले पेपर के मुकाबले में हल जल्दी किया है। 9:30 से 10 कितने बजते हैं बेटा? 1.5 घंटा बजता है। तो हमने विद इन 1 आवर किया है, 1.5 आवर किया है। 9:05 से 10:48। खैर, तो ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह कल की क्लास में व्हाट विल डू अक्टूबर नंबर 2024 P11। सही बेटा। तो यहाँ पे कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन कंक्लूड द क्लास। अच्छा, कुछ सवाल आया। 1 hour 30 minutes, सही है। क्वेश्चन नंबर 31, आंसर इज डी। 31D, 31D ही किया है बेटा। फॉर 32 आई थिंक इट्स सी। 32 के लिए सी।
नहीं 32 का सी ही है, हाँ कहा भी सी कर हो, बट एम एस आंसर इज डी। ये शायद आप बात उसकी कर रहे थे बेटा 31 की। चलो, यहाँ पे हमारी क्लास खत्म होती है, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ठीक है बेटा, लॉक। अल्लाह हाफिज़।